साल 2013 दिल्ली का इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम 14,000 लोगों से खचाखच भरा हुआ था। सरप्राइजिंगली ये लोग यहाँ किसी सिंगर बॉलीवुड स्टार के लिए नहीं बल्कि ये लोग यहाँ आए थे मैथ्स पढ़ने और इन्हें पढ़ाने वाले थे बायजू रविंद्रन, एक ऐसे टीचर जिन्होंने टीचिंग की आर्ट को मास्टरी कर लिया था। फ्यूचर में रविंद्रन अपनी इसी आर्ट के बेसिस पे इंडिया की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी बायजूस बनाने वाले थे और सैडली अपनी आंखों के सामने उसी कंपनी को डूबते हुए देखने वाले थे। आज हालत यह है कि कंपनी बंद होने की कगार पे खड़ी है, लेकिन क्या है बायजूस के राइज एंड फॉल की पूरी कहानी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। बायजू रविंद्रन का बर्थ 1980 में केरला में हुआ था। उनके पेरेंट्स एक लोकल गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे। रविंद्रन का बचपन से ही दो चीजों से गहरा लगाव था, स्पोर्ट्स एंड मैथमेटिक्स। 80s और 90s की हर मिडिल क्लास फैमिली की तरह उनकी फैमिली ने भी उन्हें दो करियर चॉइस दी, डॉक्टर या इंजीनियर। रविंद्रन ने इंजीनियरिंग चुनी। ईयर 2000 में उन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की और 2001 में एक शिपिंग कंपनी में नौकरी करने लगे। लेकिन 2 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने रविंद्रन की लाइफ में एक नया मोड़ दे दिया। उनके कुछ फ्रेंड्स आईआईएम में एडमिशन लेना चाहते थे, जिसके लिए वो कैट एग्जाम क्रैक करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने रविंद्रन की हेल्प मांगी। रविंद्रन ने ना ही सिर्फ अपने दोस्तों को पढ़ाया लेकिन साथ ही खुद भी कैट एग्जाम दे दिया। 12 में से 4 दोस्तों ने तो कैट एग्जाम क्लियर करा ही, साथ में रविंद्रन ने भी कैट में पूरे 100 परसेंटाइल स्कोर करे, लेकिन उन्होंने कोई भी आईआईएम ज्वाइन नहीं करा और अपनी जॉब कंटिन्यू रखी। 2005 में उन्होंने फिर से कैट एग्जाम दिया और फिर से 100 परसेंटाइल स्कोर किए, जिसके बाद बायजू रविंद्रन चारों तरफ कैट टॉपर के नाम से पॉपुलर हो गए और उनसे पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स की लाइन लग गई। कुछ ही टाइम में रविंद्रन को रियलाइज हो गया कि उन्हें टीचिंग में बहुत इंटरेस्ट है और वो अपनी पूरी लाइफ यही करना चाहते हैं। 2006 में उन्होंने छोटी सी क्लासेस से शुरुआत करी, बायजूस क्लासेस फॉर कैट के नाम से, लेकिन बहुत ही जल्दी क्लासेस ऑडिटोरियम में शिफ्ट हो गई, जहां पे वो 1200 स्टूडेंट को एक साथ पढ़ाने लगे। बायजूस की क्लासेस प्रीमियम मॉडल पे चलती थी। पहली क्लासेस फ्री होती थी, सेकंड क्लास ऑनवर्ड्स पैसे लगते थे। रविंद्रन का टीचिंग स्टाइल काफी ज्यादा प्रैक्टिकल था। वो मार्क्स से ज्यादा कंसेप्चुअल लर्निंग पे फोकस करते थे। जिन बच्चों को बचपन से रट्टा मारना सिखाया गया था, उनके लिए रविंद्रन की ये अप्रोच काफी रेवोल्यूशनरी थी। इसलिए उनकी फ्री क्लासेस लेने वाले 10 में से 9 बच्चे पेड क्लासेस ले लेते थे और पेड रुपए देकर क्लासेस में एनरोल कर लेते थे। इस सक्सेस को देखते हुए रविंद्रन ने इस मॉडल को 4 शहर मुंबई, पुणे, बेंगलोर और चेन्नई में एक्सपैंड कर दिया। इन्हीं क्लासेस के दौरान उनकी मुलाकात कई टैलेंटेड स्टूडेंट्स और अपनी फ्यूचर वाइफ दिव्या गोकुलनाथ से भी हुई। इनमें से कुछ स्टूडेंट्स, इवन दिव्या भी आगे चल के बायजूस की पेरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड के को फाउंडर्स बने और कुछ स्टूडेंट्स अर्ली एम्प्लॉइज बन गए। 2009 तक रविंद्रन ने बायजूस को 9 शहरों में एक्सपैंड कर दिया था और वो दिन रात काम करते थे। हर हफ्ते हर शहर में क्लासेस लेते थे। ट्रैवलिंग के दौरान वो अपने कंटेंट को ज्यादा एक्सेसिबल और एंगेजिंग बनाने पे काम किया करते थे। उनकी हर क्लास में स्टूडेंट इतने ज्यादा होते थे कि वहां पे डाउट पूछना पॉसिबल ही नहीं था। इसलिए रविंद्रन ने अपने कंटेंट को इस तरह डिजाइन किया था कि स्टूडेंट को हर पॉसिबल जो उनका डाउट हो उसका आंसर पहले ही मिल जाए। उनकी कड़ी मेहनत के कारण देखते ही देखते बायजूस क्लासेस की डिमांड कई और शहरों से आने लगी, लेकिन रविंद्रन के लिए इन सभी शहरों में फिजिकली प्रेजेंट होना पॉसिबल नहीं था और वो 24 घंटे काम कर करके थक चुके थे और इसलिए रविंद्रन ने बायजूस को डिजिटाइज करने का फैसला लिया। 2009 में उन्होंने वीसैट यानी कि वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल नाम की सैटेलाइट बेस यूज करके अपने लेक्चर्स को 45 सिटीज में ब्रॉडकास्ट किया। इस टेक्नोलॉजी शिफ्ट के साथ वो एक बहुत बड़ी एडटेक कंपनी की नींव रख चुके थे। 2011 में और एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड को एस्टैब्लिश किया, पैशनेट टीचर्स की एक टीम तैयार करी और सबसे इंपॉर्टेंट बायजूस स्कूल ट्यूशन सेगमेंट में एंट्री ले ली। उस समय इंडिया में करीब 25 करोड़ स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स थे और रविंद्रन को ये समझ आ गया था कि अगर उन्हें उन सब तक पहुंचना है तो उन्हें मोबाइल ऐप भी लॉन्च करना होगा। 2013 में बायजूस ने मणिपाल ग्रुप से 26% इक्विटी के बदले 50 करोड़ की फंडिंग उठाई और साथ ही साथ अपने मोबाइल ऐप को डेवलप करना चालू कर दिया। बायजूस ने देखा कि हर स्टूडेंट की लर्निंग अप्रोच एंड स्पीड डिफरेंट होती है। कुछ स्टूडेंट्स को वीडियो से बेटर समझ आता है तो कुछ को टेक्स्ट से और कुछ को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से। इसलिए बायजूस ने ये सारी अप्रोच अपनी एप्लीकेशन में डाल दी और स्टूडेंट जिस पेज पे कंफर्टेबल थे वो उस पेज पे लेसन्स देख सकते थे। बायजूस को पता था कि स्टूडेंट्स ऑलरेडी मोबाइल फोन पे गेम्स और मूवीज में काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। इसका मतलब स्टूडेंट्स का ध्यान पढ़ाई में तभी आएगा जब एजुकेशन कंटेंट की क्वालिटी गेम्स और एंटरटेनमेंट कंटेंट से सिमिलर हो। इसलिए बायजूस ने एक्सपर्ट टीचर्स, मोशन आर्टिस्ट, 3D डिजाइनर्स एंड इवन प्रोफेशनल म्यूजिशियंस तक को हायर करा अपने कंटेंट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। करोड़ों की इन्वेस्टमेंट्स इन सालों की मेहनत के बाद फाइनली 2015 में लॉन्च हुआ बायजूस लर्निंग ऐप के अलावा बायजूस टैबलेट और एसडी कार्ड में भी प्रीलोडेड क्लासेस को सेल करता था। इन दोनों ही प्रोडक्ट्स के लॉन्च होते ही कस्टमर्स ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और ग्रोथ देखते हुए जून 2015 में सिकुआ ने बायजूस में $25 मिलियन लगाए और 2016 में मार्क जकरबर्ग की ऑर्गेनाइजेशन ने $50 मिलियन इन्वेस्ट किए।
करोड़ों की इन्वेस्टमेंट मिलने के बाद बायजूस ने कई सौ फ्रेश इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को हायर किया और अग्रेसिव सेल्स टीम बनाई। इनकी सेल्स पॉलिसी काफी क्लेवर थी। इनकी शुरुआत होती थी बायजूस के टीवी एड से। पेरेंट्स बायजूस का टीवी एड देखते थे और बायजूस की ऐप डाउनलोड कर लेते थे और उसके बाद बायजूस का एक सेल्समैन उन्हें कॉल करता था और उन्हें उनके साथ एक इन पर्सन काउंसलिंग बुक कर लेता था। काउंसलिंग सेशन के दौरान सेल्समैन सबसे पहले बच्चों से उसके इंटरेस्ट और उसके एम्बिशन के बारे में पूछकर एक पर्सनल बॉन्ड बना लेता था, पर्सनल रैपर क्रिएट कर लेता था। उसके बाद बच्चे से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते थे जिनके वो आंसर ना दे पाए। जैसे एक कॉमन क्वेश्चन था कि एक सर्कल में कितने पॉइंट्स होते हैं। ज्यादातर बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाते थे और यही तो बायजूस का सेल्समैन चाहता था। फिर सेल्समैन अपने टैबलेट में रविंद्रन की एक हाई क्वालिटी वीडियो दिखाता था जिसमें वो एक्सप्लेन करते हैं कि एक सर्कल में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। इसके बाद पेरेंट्स से एक सवाल पूछा जाता था कि अगर आपका बच्चा इतने बेसिक कंसेप्ट का आंसर नहीं दे पा रहा है तो वो बोर्ड एग्जाम्स और उसके बाद के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे परफॉर्म करेगा। इसके बाद पेरेंट्स अपने बच्चे के फ्यूचर को लेकर थोड़ा नर्वस हो जाते थे और पेरेंट्स की इसी फीलिंग को एक्सप्लॉइट करते हुए सेल्समैन बायजूस लर्निंग ऐप को एज अ सॉल्यूशन पिच करते थे। डील को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए 50% स्कॉलरशिप ऑफर की जाती थी और 100% रिफंड का ऑप्शन भी दिया जाता था। अगर पेरेंट्स अभी भी ना खरीदे तो सेल्समैन अपना ब्रह्मास्त्र निकालता था। बच्चे से कुछ और सवाल पूछे जाते थे जिनके आंसर्स वो ना दे पाए। फिर इन सवालों से जुड़े टॉपिक्स की वीडियो दिखाई जाती थी और फिर उन्हीं सवालों को दोबारा पूछा जाता था। इस बार बच्चा उन सभी सवालों के जवाब बिल्कुल सही देता था। बच्चे की इस इंप्रूवमेंट को देखकर पेरेंट्स काफी इंप्रेस हो जाते थे और अब तक बच्चा उस बायजूस का टैबलेट को लेना चाहता था। फाइनली पेरेंट्स फीस पे कर देते थे और बायजूस की एक सेल्स क्लोज हो जाती थी। ये एक ऐसी सेल्स ट्रिक थी जो कभी फेल नहीं होती थी। इसी सेल्स मॉडल के बेसिस पे बायजूस बुलेट की रफ्तार से ग्रो करता चला गया। 2018 में $1 बिलियन प्लस की वैल्यूएशन के साथ बायजूस इंडिया का पहला यूनिकॉर्न बन चुका था एंड मार्च 2020 तक करीब 4 करोड़ यूजर्स के साथ उसकी वैल्यूएशन करीब $8 बिलियन के करीब पहुंच गई। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने बायजूस की ग्रोथ को और भी ज्यादा बूस्ट कर दिया, कोविड-19। पूरे देश में लॉकडाउन अनाउंस कर दिया गया था और स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एजुकेशन पे शिफ्ट होना पड़ा। इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए बायजूस ने कुछ हफ्तों के लिए अपनी क्लासेस फ्री कर दी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा यूजर्स अक्वायर कर सके। इस स्ट्रेटेजी के चलते बायजूस के ऐप का यूसेज 60% तक इंक्रीज हो गया। देखते ही देखते कुछ दिनों का लॉकडाउन महीनों में बदल चुका था और इसलिए ई लर्निंग का अडॉप्शन भी तेजी से बढ़ता चला गया। एडटेक इंडस्ट्री की इस एक्सप्लोसिव ग्रोथ को देखते हुए वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स के बीच में फोमो क्रिएट हो गया। वो एडटेक इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करके पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एडटेक कंपनीज में मुंह मांगी कीमत देकर हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। जहां 2019 में एडटेक कंपनीज में $429 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आई थी, वहीं 2020 में यही इन्वेस्टमेंट $2200 मिलियन की हो गई और 2021 में ये इन्वेस्टमेंट $4165 मिलियन हो गई। लेकिन कैच ये है कि इसमें से ऑलमोस्ट 50% फंडिंग सिर्फ बायजूस को मिली थी। इन हजारों करोड़ों की फंडिंग के बाद बायजूस ने एक के बाद एक अपने से छोटे एडटेक स्टार्टअप्स को बहुत महंगे दामों पर एक्वायर करना चालू कर दिया। जैसे कि कोडिंग एजुकेशन में एंट्री लेने के लिए उन्होंने $300 मिलियन में व्हाइट हैट जूनियर को एक्वायर किया। सिमिलरली ग्रेडअप, टॉपर, टिंकर जैसे स्टार्टअप को भी एक्वायर कर लिया गया। इनमें से 3 स्टार्टअप यूएसए के थे। रविंद्रन इन स्टार्टअप के थ्रू यूएस मार्केट में अपनी जगह बनाना चाहते थे। इन स्टार्टअप को तेजी से ग्रो करने के लिए बायजूस ने $1.2 बिलियन का एक लोन तक ले लिया था। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट था। लेकिन सबसे ज्यादा न्यूज तब बनी जब बायजूस ने $1 बिलियन में आकाश इंस्टीट्यूट को खरीद लिया। बेसिकली 5 साल पुरानी एडटेक कंपनी ने 33 साल पुरानी एक कोचिंग चेन को खरीद लिया था। प्लस कुछ एक्सपर्ट्स का कहना था कि बायजूस ने आकाश इंस्टीट्यूट को उसकी वैल्यू से 20 से 30% ज्यादा वैल्यू पे एक्वायर कर लिया है। मार्च 2022 तक 58,000 एम्प्लॉइज और $22 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ बायजूस अपनी पीक पे पहुंच चुका था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, कोविड-19 पैंडेमिक का इफेक्ट अब खत्म हो रहा था। अब इसी के चलते बायजूस की ग्रोथ स्टोरी में एक डेडली ब्रेक आने वाला था। एक ऐसा ब्रेक जो पूरे इंडिया को शॉक करने वाला था। बायजूस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उनकी सेल्स उनकी वैल्यूएशन के मुकाबले काफी कम रफ्तार से बढ़ रही थी। इसलिए बायजूस ने अपनी सेल्स टीम पे हद से ज्यादा प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। रिपोर्टेडली बैंगलोर ऑफिस में एम्प्लॉइज को 14 घंटे की थका देने वाली शिफ्ट करना पड़ती थी। साथ ही साथ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को टारगेट अचीव किए बिना लंच ब्रेक तक नहीं लेने दिया जाता था। अगर कस्टमर कॉल उठाना बंद कर दे तो उसका पूरा ब्लेम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव पे आता था। सेल्स टारगेट भी पूरी की तरह अनरीजनेबल थे। हर सेल्समैन को 1.5 लाख की सेल लानी होती थी, वो भी पर वीक। और 2022 में तो बायजूस ये रूल लेकर आया कि जो भी सेल्समैन अपना मिनिमम 50% टारगेट अचीव नहीं करेगा उसे इमीडिएटली फायर कर दिया जाएगा।
इसके बाद सेल्समैन टारगेट मीट करने के लिए शाम दाम दंड भेद जो भी उनसे हो सकता था वो करने लगे। कई ऐसे इंसिडेंट सामने आए जिसमें पेरेंट्स को प्रेशर देकर, झूठी इंफॉर्मेशन देकर और इवन डरा धमकाकर भी सेल क्लोज की गई। कई बार तो एक सेल क्लोज करने के लिए सेल्समैन ने अपनी जेब से 15,000 रुपए एज अ डाउन पेमेंट भी दे दिए। इवन ऐसी रिपोर्ट्स आने लगी कि कस्टमर को अपना सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने और रिफंड लेने में भी बहुत दिक्कत आ रही है। जैसे जैसे बायजूस की मिस सेलिंग और कस्टमर एक्सप्लॉइटेशन की कहानियां बाहर आने लगी, वैसे वैसे ही पेरेंट्स का बायजूस पे ट्रस्ट ऑल टाइम लो पे चला गया। लेकिन बायजूस के लिए ये तो सिर्फ प्रॉब्लम की शुरुआत थी। रविंद्रन और बाकी टॉप मैनेजमेंट शायद इस बात को इग्नोर कर रहे थे कि वो चाहे कितनी भी सेल्स कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उनकी यूनिट इकोनॉमिक्स सेंस ही नहीं बना रहे थे। वो बेसिकली हर सेल्स पे लॉस कर रहे थे। इन लॉसेस को देखते हुए 2022 के एंड में बायजूस ने अपने सेल्स मॉडल को चेंज कर दिया ताकि वो अपने एक्सपेंसेस को कम कर सके। नए मॉडल में सेल्स पर्सन को फील्ड विजिट नहीं करनी होती थी, मतलब कस्टमर के घर नहीं जाना है, अब घर कोई डेमो देने नहीं जाना है। इसकी जगह उन्हें सारी सेल्स फोन कॉल या जूम कॉल के थ्रू कंप्लीट करनी है। अब इस मॉडल से बायजूस के एक्सपेंसेस तो कम हो गए, लेकिन साथ ही साथ उनकी सेल्स भी गिर गई, क्योंकि फोन कॉल के थ्रू कन्वर्जन रेट कंपैरेटिवली कम होता था। लेकिन बायजूस के सामने इससे भी बड़ी प्रॉब्लम आने वाली थी। 2022 में बायजूस की एक अनाउंसमेंट ने सबको शॉक कर दिया। उन्होंने अनाउंस करा कि $200 मिलियन इन्वेस्टमेंट करके अलग-अलग शहरों में 500 ट्यूशन सेंटर्स खोलेंगे जहां पर फिजिकली बच्चों को पढ़ाया जाएगा। लेकिन जिस कंपनी ने इंडियन एजुकेशन को ऑनलाइन ले जाने की पूरी मुहिम चालू करी थी, आखिर उसी कंपनी को ऑफलाइन क्यों जाना पड़ रहा था? ऐसा इसलिए था क्योंकि बायजूस को उनकी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के लिए कस्टमर मिल ही नहीं रहे थे। बायजूस को लगा कि एक बार कोविड पेंडेमिक के चलते स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स को ऑनलाइन लर्निंग की आदत पड़ जाएगी तो वो हमेशा ऑनलाइन लर्निंग ही पसंद करेंगे। लेकिन उनकी ये असम्पशन बिल्कुल गलत निकली। 2 साल के पेंडेमिक के बाद स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ पढ़ के थक चुके थे। साथ ही साथ पेरेंट्स को भी ये रियलाइज हो चुका था कि उनके बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हुए इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। पढ़ाई के साथ साथ वो व्हाट्सएप, यूट्यूब भी चलाते हैं। वहीं ऑफलाइन क्लासेस में डिस्ट्रैक्शन नहीं थे। साथ ही साथ ऑफलाइन क्लासेस में टीचर्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन के कारण जो अकाउंटेबिलिटी आती थी वो ऑनलाइन मिसिंग थी, और इसीलिए अल्टीमेटली स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स ने वापस ऑफलाइन एजुकेशन को ही चूज करा। बेसिकली बायजूस ने जिस एजुकेशन को ऑनलाइन ले जाके बिजनेस मॉडल में बिलियंस ऑफ डॉलर्स उड़ा दिए, वो मॉडल ही फ्लॉड था। उसमें पैसे बनने ही नहीं वाले थे। बायजूस की हालत ऑलरेडी खराब थी, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने बायजूस को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। सितंबर 2022 में बायजूस ने ईयर 2021 की अर्निंग रिपोर्ट करी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में बायजूस ने 2,448 करोड़ का रेवेन्यू किया था, लेकिन उन्हें लॉसेस इससे कहीं ऑलमोस्ट डबल थे, 4,565 करोड़ के। बेसिकली उस साल बायजूस ने हर दिन 12.5 करोड़ रुपए का लॉस किया था। लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता वाली बात ये थी कि उनका 80% रेवेन्यू टैबलेट की सेल से आ रहा था और केवल 20% रेवेन्यू कोर्स की फीस और कोर्स स्ट्रीमिंग से आ रहा था। रेवेन्यू के हिसाब से देखें तो बायजूस एक एडटेक कंपनी थी ही नहीं, वो एक टैबलेट बेचने वाली कंपनी थी। इस अर्निंग रिपोर्ट से बायजूस का कड़वा सच सबके सामने आ चुका था, और इसी के चलते कुछ समय में उन पे मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी फंडिंग की। जिस कंपनी में कुछ साल पहले वीसीसी हजारों करोड़ रुपए लगाने के लिए तरस रहे थे, उसी कंपनी को कोई छूने को तैयार नहीं था, और इसी कारण बायजूस के पास पैसे खत्म होने लगे थे। एम्प्लॉयज की सैलरी डिले हो रही थी, महीनों से वेंडर की पेमेंट अटक गई थी और लोन रीपेमेंट भी रुक गई थी। फिर एक बहुत बड़ी लीगल प्रॉब्लम आई। जिस यूएस कंपनीज ने उन्हें ये $1.2 बिलियन का लोन दिया था, उन्होंने बायजूस पे लोन डिफॉल्ट और लोन टर्म्स को वायलेट करने के लिए केसेस फाइल कर दिए। इनकी मांग थी कि बायजूस के सभी एसेट्स और सब्सिडीज का कंट्रोल गेन करना। फिर अप्रैल 2023 में एक और झटका आया जब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने बायजूस पे एक इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी। उनकी इन्वेस्टिगेशन बायजूस के फाइनेंशियल्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर थी। इसी दौरान बिगड़ती फाइनेंशियल कंडीशन के कारण बायजूस ने हजारों एम्प्लॉइज को फायर करना चालू कर दिया। ईपीएफओ डेटा के अकॉर्डिंग मार्च 2022 तक कंपनी में अराउंड 58,000 एम्प्लॉइज थे, लेकिन जून 2023 तक ये एम्प्लॉइज आधे हो गए, करीब 25,000 पे आ गया था ये आंकड़ा। सरवाइव करने के लिए बायजूस ने अपने यूएस बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म एपिक को $500 मिलियन पे बेचने की अनाउंसमेंट कर दी। बायजूस ने एपिक को $1 बिलियन में खरीदा था, मतलब उन्हें इस डील पे $500 मिलियन का लॉस हो रहा था।
फिर सितंबर 2023 में बीसीसीआई ने बायजूस के अगेंस्ट 158 करोड़ की पेमेंट ना करने के कारण इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के लिए एनसीएलटी में एप्लीकेशन डाल दी और जले पे नमक छिड़कने के लिए अक्टूबर 2023 में ईडी ने बायजूस पे 9000 करोड़ के फेमा वायलेशन के आरोप लगाते हुए नोटिस इशू कर दिए। इन सभी प्रॉब्लम्स के साथ बायजूस की वैल्यूएशन भी क्रैश करती जा रही थी। जनवरी 2024 में बायजूस की वैल्यूएशन $225 मिलियन पे आ गई थी। मतलब $22 मिलियन की पीक वैल्यूएशन से उनकी वैल्यूएशन करीब 99% गिर चुकी थी। रुपए टर्म्स में देखें तो बायजूस ने करीब 1,80,000 करोड़ की वेल्थ गायब कर दी थी। आज के दिन बायजूस ने अपने बैंगलोर के ऑफिस को छोड़कर इंडिया के सारे ऑफिस खाली कर दिए हैं। उनके लिए ई लर्निंग के पेड कस्टमर्स को अक्वायर करना मुश्किल हो गया है। उनके ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर्स के बिजनेस ने तो कभी पिकअप ही नहीं करा और फाइनली आकाश को छोड़कर बायजूस ने जिन भी स्टार्टअप्स को खरीदा वो सभी लॉस में है। इन सब के चलते बायजूस ऑलमोस्ट क्रैश कर चुका है और बायजूस के फ्यूचर में सिर्फ एक चीज दिख रही है, डार्कनेस। बायजूस के डाउनफॉल से एक बात तो क्लियर है कि जो बायजूस कंपनी इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने आई थी उसके खुद के कोर में एजुकेशन थी ही नहीं। उनके कोर में था केवल ग्रोथ एंड वैल्यूएशन का एडिक्शन और यही एडिक्शन आज उनकी बर्बादी का कारण बना। तो ये था दोस्तों आज के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।